केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर न्यूज की पाठशाला। 8:50 हो चुके हैं और आपका पाठशाला में दाखिला हो चुका है, मैडम आ चुकी है। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं क्लास इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या खास है वो बता देती हूं मैं। आज कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर लगेगी क्लास वो आपके सामने रख देती हूं। पहला पाठ यानी चैप्टर नंबर 1 राजनीति शास्त्र की क्लास। आज झारखंड में छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन है। समर्थन देने वालों के अंदर इतना असमंजस क्यों है ये आपको बताएंगे। और फिर आएगा पाठ नंबर 2 सामाजिक वर्गीकरण की क्लास। यहां लगानी जरूरी है। केंद्र सरकार का हलफनामा है क्या कि एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर, एससी एसटी नहीं है। आरक्षण और क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर राजनीतिक ये चैप्टर होगा। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 3 सोशल मीडिया की क्लास। मेटा ने दांव पर लगा दिया है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। सोशल मीडिया के सफाई अभियान पर जरूरी ये चैप्टर। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी क्लास। आज नेशनल हैंडलूम दिवस यानी हैंडलूम डे है। आपने वीडियो बनाया, दुनिया को स्वदेशी की ताकत दिखाइए, पीएम के संदेश का मतलब समझिए। और फिर आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको दिखाएंगे ऐसा मंदिर जो हर 12 साल पर आपदा से करता है रक्षा। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया लश्कर ए तैयबा के आतंकी मोहम्मद लतीफ का पोस्टर। जानकारी देने वालों को 15 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या का आरोपी है लतीफ। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर लगाया प्रतिबंध। युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने के लिए उठाया गया कदम। थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 3 छात्रों समेत 7 लोगों की मौत। हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले राजनीति शास्त्र की क्लास। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के हक में राहुल गांधी को आवाज उठाने में मात्र 8 दिन लगे थे। लेकिन जेपीएससी पेपर लीक पर दबी जुबान में बोलने के लिए भी राहुल गांधी को 110 दिन लग गए। 110 दिन, ताज्जुब हुआ ना? कहां 8 दिन और कहां 110 दिन। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं सबूत दिखा सकती हूं। 3 मई को नीट का पेपर हुआ। राहुल गांधी ने 8 दिन बाद यानी 11 मई को इस पर पहला रिएक्शन दे दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। जबकि नीट पेपर से 22 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को जेपीएससी का पेपर हुआ और राहुल गांधी ने 110 दिन बाद कल यानी 6 अगस्त पर पहला रिएक्शन दिया। राहुल का यह बयान पहले मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले उन छात्रों की बात जो रांची में 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कल रात राहुल गांधी ने जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। वेरी गुड। लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी। राहुल गांधी ने इन छात्रों की याद 13 दिन बीतने के बाद की, जबकि ये छात्र पहले दिन से राहुल गांधी को अपने बीच बुला रहे थे। क्योंकि नीट पेपर लीक केस में राहुल गांधी जितने एक्टिव थे उसे देखकर इन छात्रों को ये उम्मीद जग गई थी कि जरूर वो छात्रों को लेकर बहुत संजीदा है, वो छात्रों की गूंज कर रहे हैं और इससे बड़ा दबाव सरकार पर बनेगा और एक छात्रों की गूंज झारखंड में भी हो जाएगी। लेकिन राहुल ने छात्रों को 13 दिन का इंतजार करवाकर उनकी ये उम्मीद कैसे तोड़ी आप समझिए। कल रात को राहुल गांधी ने जेपीएससी आंदोलन के छात्र नेता हैं रविंद्र पासवान, उनसे फोन पर बात की और छात्रों की मांगों का एक ब्यौरा मांगा, डिटेल अपने व्हाट्सएप पर मांगा। लेकिन राहुल गांधी ने किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। पहले रविंद्र पासवान की बात सुनिए,
फिर राहुल गांधी की छात्रों पर ये जो स्ट्रैटेजी थी वो आपको समझाऊंगी। राहुल गांधी ने कल यानी 6 अगस्त को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश का जेनजी उनसे कुछ भी पूछ सकता है, वो हर सवाल का जवाब देंगे। इसी के बाद राहुल गांधी पर सवालों की बौछार शुरू भी हो गई और राहुल गांधी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दे भी रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल के पास एक मैसेज आया कि झारखंड के छात्र अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए। राहुल गांधी ने इस अपील का जवाब तो दिया, लेकिन उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके तेवर वैसे नहीं लग रहे थे जैसे कि नीट पेपर लीक के वक्त सड़क से लेकर संसद तक वो जब पहुंचे थे तब हुआ करते थे। छात्रों के मुद्दे पर राहुल ने ऐसे बयान की उम्मीद झारखंड के छात्रों ने नहीं शायद की थी। आप देखिए कि जहां कांग्रेस सरकार में नहीं है, यानी जहां उसकी सत्ता नहीं है, वहां राहुल गांधी जिद पर अड़ जाते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए, इससे कम पर तो मानेंगे ही। लेकिन जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां पर राहुल गांधी की भाषा बहुत सधी हुई मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर 3 अगस्त को राहुल ने एक पोस्ट किया। लिखा उन्होंने, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। 7 अगस्त को राहुल ने एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। लेकिन जब बात झारखंड की आई, जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां जेपीएससी पेपर लीक पर राहुल गांधी ना सिंहासन हिला पा रहे हैं, ना बुलंद आवाज उठा पा रहे हैं। वो सलाहकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं और आप खुद सुन लीजिए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सबको इस मसले पर बात करनी चाहिए। नहीं, पर राहुल गांधी, आपके जिस तरह के तेवर थे नीट पेपर लीक पर, हमने वो तस्वीर देखी है जब आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं थे, रुकने के मूड में नहीं थे। छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी की गंभीरता उस वक्त सबको दिखी थी। अब झारखंड सरकार में वो गंभीरता देखने के लिए हम उत्सुक हैं। सीएम हेमंत सोरेन से लेकर उनके मंत्री, सांसद सभी दावा कर रहे हैं कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। आज सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। फिर सवाल है कि अगर सरकार तैयार है तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में। 2 तरीके के आंदोलन तो नहीं हो सकते हैं ना। एक तरफ तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और दूसरी तरफ जनता समझे हम चीजों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। 2 तरीके तो नहीं हो सकते ना कि दिल्ली में कुछ और झारखंड में कुछ और। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल, वो ये कहते हैं कि सरकार बहुत सीरियस है। हाँ, हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन लगता है कि झारखंड सरकार सिर्फ जुबानी गंभीरता दिखा रही है। मंत्री हफीजुल हसन की बात में अगर गंभीरता होती तो सीएम आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आमरण अनशन कर रहे छात्रों के बीच सरकार या तो पहले ही दिन पहुंच गई होती या फिर छात्रों को अपने पास बुला लेती। लेकिन सच यह है कि आज आंदोलन के 14वें दिन सरकार छात्रों के सामने बातचीत की शर्तें रख रही है। इसी चक्कर में छात्र और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। बहुत गंभीर है। एक आध दिन में आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। वार्ता नहीं हो रही है, होगी, तैयार है, वार्ता क्यों नहीं हो रही वो सब होगी। हम लोग बहुत सीरियस हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हम आपकी नीयत पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो हो रहा है और जो दिख रहा है उसे जनता तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों ने अपने डेलीगेशन में गार्जियन के तौर पर
पत्रकार और वकील को भी रखा हुआ है। लेकिन हेमंत सरकार चाहती है कि उनसे बात करने सिर्फ छात्र आए। इसीलिए छात्रों ने अब अपने पैनल से पत्रकार और वकील दोनों हटा दिए हैं, बस इस उम्मीद में कि सरकार अब उनसे बात कर लेगी। सरकार ने छात्रों को झुकाया तो बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। झारखंड विधानसभा में बीजेपी फायर मोड में है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी रांची पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। 13 तारीख के बाद जब पार्लियामेंट खत्म होगा, मैं पार्टी से इजाजत लूंगा और छात्रों के आंदोलन में जो है मैं तन मन धन से जो है वहां रांची में मौजूद रहूंगा। 13 तारीख अभी दूर है हुक्म, तब तक क्या होगा कौन जाने, क्योंकि आज आंदोलन के 14वें दिन अमरण अनशन पर बैठे 4 छात्रों में से एक छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल क्रांति ने 2 दिन पहले ही टाइम्स नाउ नव भारत को यह बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सरकार की तरफ से डॉक्टर्स की जो टीम हेल्थ चेकअप के लिए आती है वो भी बीपी और शुगर चेक करके चली जाती है। राहुल ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर से सरदर्द की दवा मांगी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें एक टैबलेट तक नहीं दी। आप खुद सुन लीजिए। हम लोग सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम भी आती है तो बस बीपी और शुगर वगैरह टेस्ट करके चल जाती है। हम लोग 7 दिन खुले आसमान के नीचे रहे थे, पानी में भी भीगे थे। हमने डॉक्टर टीम को बताया कि सर्दी उर्दी का भी कोई दवा हुआ या सिर दर्द का हम लोग चाहिए, लेकिन एक टैबलेट तक व्यवस्था नहीं किया गया। सिर्फ हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बयान मीडिया में आता है कि हम मेडिकल का टीम वहाँ लगा रखे हैं, बस। जेपीएससी छात्रों के समर्थन में आयशा ने आज विधानसभा मार्च निकाला, लेकिन बीच रास्ते में नेहा बोरा पर किसी ने स्याही फेंक दी। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले को हिरासत में ले लिया है। अब नेहा ने आरोपी को बीजेपी का गुंडा बता दिया, आरएसएस का गुंडा बता दिया, लेकिन आरोपी ने कहा कि नेहा बोरा उमर खालिद को सपोर्ट करती है। यही बात उन्हें पसंद नहीं आई। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? दिखावे का आरोप कांग्रेस और सीजेपी दोनों लगा रहे हैं और दोनों पर लग भी रहे हैं। राहुल गांधी ने आंदोलन के 13वें दिन छात्रों को फोन किया तो अभिजीत दीपके ने भी नैतिक समर्थन देने में 10 दिन लगा दिए। नीट पेपर लीक में पहले दिन से जंतर मंतर पर जाकर बैठने वाले अभिजीत दीपके 14 दिन बीतने के बाद भी रांची नहीं पहुंच पाए हैं। उनका टाइफाइड बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दीपके अपनी तबीयत खराब बता रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं, बस रांची ही नहीं जा पा रहे हैं। कह रहे हैं देखूंगा, जाऊंगा, मेरी क्या जरूरत, दूसरे लोगों को भी महत्व मिलना चाहिए। मतलब टोटल टाल मटोल की कोशिश। सुनिए। मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है। आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है एलसी। बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके खुद तो रांची नहीं जा रहे, लेकिन जुनैद रांची पहुंच गए हैं। अच्छी बात है। वही जुनैद जो सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर बिरयानी खिलाते हुए फेमस हुए थे। जुनैद यहां जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां मैं चावल और दाल परोसूंगा, छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करूंगा और बिरयानी वेज इसलिए होगी क्योंकि सावन चल रहे हैं। धूमिल की मशहूर कविता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? धूमिल कहते हैं मेरे देश की संसद मौन है। फिलहाल हमारे देश की संसद मौन तो नहीं है, लेकिन जब शोर इतना ज्यादा हो कि समाधान ना मिले तो इसे और इसके खतरे किसी मौन या चुप्पी से कम माने नहीं जाएंगे। न्यूज की पाठशाला में अब सामाजिक वर्गीकरण की क्लास। आरक्षण
जिसकी धुरी पर भारत की पूरी सियासत घूमती है, लेकिन इस पर चर्चा छेड़ने की जहमत से एक एक पार्टी बचती है। इसका उदाहरण बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया। कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। समझ गए आप? SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर का जो ये प्रावधान है वो लागू नहीं होता है। आरक्षण और क्रीमी लेयर के मसले पर अदालतों ने पहले भी ये सवाल उठाया है कि अगर किसी SC या ST परिवार में माँ बाप आरक्षण की मदद से IAS या IPS बन गए, फिर भी उनके बच्चों को आरक्षण मिले, ये कौन सा सामाजिक न्याय है? ये कौन सा बराबरी का सिद्धांत है? जिस आरक्षण को बाबा साहेब ने समानता के अधिकार का एक अभिन्न अंग कहा, क्या उसे असमानता को बढ़ाने का तंत्र बनने दिया जा सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर क्या कहा, मैं चाहती हूं आप एक बार सुन लीजिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उनको उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं मान रही है। सरकार तो साफ साफ कह रही है कि ये नियम SC/ST वर्ग पर लागू नहीं होता ही नहीं। मतलब जो क्रीमी लेयर का नियम OBC आरक्षण और EWS आरक्षण पर लागू होता है, उससे SC/ST आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। अब आप पूछेंगे मैडम ये क्रीमी लेयर है क्या? पहले वो आप बता दीजिए तो हुक्म समझ लीजिए आप। क्रीमी लेयर का मतलब होता है आरक्षण किसे मिलेगा ये तय करने वाली लक्ष्मण रेखा। OBC वर्ग और EWS आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है, यानी जिन परिवारों की आय साल में 8 लाख से कम होती है, आरक्षण का लाभ उसे ही मिलेगा। लेकिन SC/ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में यह नियम लागू नहीं होगा। अब विवाद की वजह यही है। कई सामाजिक संस्थान बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और मांग करते हैं कि SC/ST वर्ग के लिए भी इसे लागू कर दीजिए माय लॉर्ड। तो सरकार कोर्ट में कह देती है कि SC/ST वर्ग में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अब क्या ही कर लीजिएगा। SC/ST वर्ग में जो प्रभावशाली जातियां हैं वो इसको लेकर कुछ बोलेंगी ही नहीं। जो अभी भी समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं उनकी कोई सुनेगा ही नहीं। मतलब जब संविधान सभा में आरक्षण दिया गया तो उसका मकसद था समाज के आखिरी छोर तक इसका लाभ पहुंचना या पहुंचाना। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और ये आंकड़े कह रहे हैं, हम कोई हवा में बात नहीं करते। 2001 में उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आरक्षण के असर को जानने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, हुकुम सिंह कमेटी। ये आप वाला और मेरा वाला हुक्म नहीं, हुकुम सिंह कमेटी नाम। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको समझाती हूं क्या क्या सामने आया। बोर्ड बाबू को प्रणाम कर दीजिए भैया। तो भाई आरक्षण का हाल क्या है, क्योंकि आरक्षण का हाल ही समझने के लिए 2001 में ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उस कमेटी में क्या बताया गया, 2001 तक SC वर्ग में आरक्षण का 56% लाभ जो है वो मिलता था जाटव समुदाय को। जाटव समुदाय को कितना लाभ मिलता था, 56%। उस वक्त टोटल जातियां कितनी थी, ये SC वर्ग की मैं बात कर रही हूं। SC वर्ग में जाटव समुदाय को मिलता था 56% रिजर्वेशन टोटल। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में
टोटल जातियां कितनी थी एससी की? टोटल जातियां जो कि एससी की थी वो कितनी थी? वो थी 66। इन 66 जातियों में से सबसे ज्यादा किसे मिलता था? सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ 56% मिलता था जाटव जाति को। और जो बाकी 65 जातियां बच जाती है, क्योंकि अगर आप इसमें से एक माइनस कर देंगे जाटव को तो कितना हो जाएगा? 65। बाकी 65 जो जातियां थी उसमें कुल मिलाकर आरक्षण मिलता था 44%। यह आरक्षण का हाल था। सारा का सारा चला जाता था यहां पर। यह वो आंकड़ा है जिसके कारण बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के दौरान दलित और महादलित का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या जिस आरक्षण को समाज के हर वर्ग को बराबरी पर खड़ा करने के लिए लाया गया वो खुद असमानता का हथियार हो गया? शायद इसीलिए लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान के मशहूर जानकार सुभाष कश्यप ने आरक्षण को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जीवित होते तो उन्हें यह देखकर दुख होता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी आरक्षण की जरूरत महसूस कर रहे हैं या उन्हें आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। उनका सपना तो एक ऐसे समाज का था जहां न जाति का भेद हो न वर्ग का भेद। बाबा साहेब ने जाति भेद मुक्त समाज की कल्पना की थी। आप ये बात जानते हैं? लेकिन हुआ क्या? एससी वर्ग में जो जाति ज्यादा प्रभावशाली है वो आरक्षण पर हावी हो गई। बाकी की जातियों तक आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं। और यह बात कई बार देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। 1 अगस्त 2024 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एससी एसटी में आरक्षण वर्गीकरण का आदेश दिया। इसी सुनवाई के दौरान 7 जजों की बेंच में मौजूद तत्कालीन जज जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कहा था कि एससी एसटी कोटे में चंद लोग ही फायदा हासिल कर रहे हैं। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पिछड़े समुदायों को तरजीह दे। ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। पर अफसोस ऐसा कभी ना हो सका। एससी एसटी में आने वाला समृद्ध परिवार का बच्चा और इसी वर्ग के गरीब परिवार का बच्चा, दोनों को आरक्षण कैसे मिल सकता है? यह तो बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या आरक्षण इसलिए दिया गया था कि ये एक और भेदभाव को जन्म देने लगे? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि पहले तथाकथित ऊंची जातियों के अत्याचार से बचने के नाम पर एससी एसटी वर्ग को आरक्षण दिया गया। अब एससी एसटी वर्ग में जो प्रभावशाली जातियां हैं वो कमजोर जातियों को वो लाभ लेने ही नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्गीकरण का आदेश दिया था तब तो एनडीए के ही सहयोगी आमने सामने खड़े हो गए थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कह रहे थे कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन नहीं बल्कि सामाजिक छुआछूत है, उत्पीड़न है, इसीलिए क्रीमी लेयर और वर्गीकरण जैसी बातें फिजूल है। एससी समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और कहा कि आरक्षण का लाभ दलितों के सबसे पिछड़े तबके तक पहुंचना चाहिए जो अब तक इससे वंचित रहे। जिस बात पर चिराग पासवान और जितिन राम मांझी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए उसका भी आंकड़ा समझ लीजिए। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं, बिहार में एससी वर्ग की आबादी में उसकी हिस्सेदारी 27% है। लेकिन बिहार में सरकारी नौकरियों में एससी वर्ग में आने वाले लोगों में 34% सिर्फ पासवान समाज से आते हैं। वहीं मुसहर समाज जिससे जितिन राम मांझी आते हैं, उनकी आबादी एससी वर्ग की आबादी का 15.7% है। लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी कितनी है? केवल 3%, 3.65% अगर मैं प्रिसाइसली कहूं। और यह आंकड़ा सिर्फ एससी एसटी वर्ग तक सीमित नहीं है, यही ओबीसी आरक्षण की कहानी भी है। अक्टूबर 2017 में भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रही गोरला रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई।
कमेटी का काम था ओबीसी जातियों में आरक्षण का लाभ किस जाति को कितना मिले ये बताना। आपको पता है इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया? केंद्र स्तर पर ओबीसी आरक्षण का लगभग 97% लाभ केवल 25% जातियों को मिलता है। यानी 2650 जातियां जो ओबीसी की लिस्ट में शामिल हैं, उनमें से लगभग 663 जातियों को आरक्षण का 97% लाभ मिलता है और 2650 में से 983 यानी 37% पिछड़ी जातियों को आज तक आरक्षण का कोई लाभ मिल ही नहीं पाया। और दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक किया ही नहीं गया, जबकि 31 जुलाई 2023 को ही रोहिणी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। इस भेदभाव की आशंका उन 2 रिपोर्ट में भी दर्ज है जिनको आधार बनाकर इस देश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। 29 जनवरी 1953 को नेहरू सरकार ने ओबीसी जातियों की सामाजिक स्थिति को लेकर काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। 30 मार्च 1955 को इस आयोग ने फिर अपनी एक रिपोर्ट में जो कहा वो आपको बताती हूं। ओबीसी वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया और प्रस्ताव किया, पहला पिछड़ा और दूसरा अत्यंत पिछड़ा। इसके बाद 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। 2 साल बाद 31 दिसंबर 1980 को जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रख दिया, मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग और दलित पिछड़ा वर्ग। 10 साल बाद 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब वीपी सिंह ने लागू की और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया तो उन्होंने ओबीसी के वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव माना ही नहीं। उसका असर रोहिणी समिति की रिपोर्ट में हमने आपको अभी बता ही दिया। बोलने वाले कह रहे हैं कि अरे इस रिपोर्ट को तो सार्वजनिक किया ही नहीं गया है। तो आपको जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई वो दिखा देती है। 2001 में सामाजिक न्याय कमेटी उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट पे क्या पता लगा पता है आपको? ये कहां है बराबरी, कहां है बराबरी? ये है यादव, कुर्मी और टोटल, ठीक है ना। यादव जाति की आबादी कितनी है? 19.4%। नौकरियों में इनकी अगर हिस्सेदारी मानी जाए तो कितनी हो जाती है? 33%। फिर आप कुर्मी पर आइए, कुर्मी की आबादी कितनी है? 7.4%। नौकरियों में ये कितनी हिस्सेदारी लेते हैं? 12.4%। ठीक है। कॉलेज में सीटें भी आप देख लीजिए, यादव जो कैटेगरी है उसके पास है 32.2 और कुर्मी जो जिनकी आबादी 7.4 इनकी है 11.2। टोटल 26.8% इनकी आबादी है और नौकरियों में 45.4% हिस्सेदारी इनकी है और कॉलेज में जो सीटें हैं उस पर भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुल ओबीसी जातियां कितनी है? कितनी है? 79। ये तो मैंने 2 ही जातियां आपको बताई, बाकी की 77 कहां गई? आप इस बात की गंभीरता समझ रहे हैं? सबको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, लेकिन ये आंकड़े जो हैं, और ये सामाजिक न्याय कमेटी के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं 2001 के, आप इसी से समझ जाइए कुल ओबीसी की जातियां 79 है, उसमें से 2 जो जातियां इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं यादव और कुर्मी, उनकी हिस्सेदारी नौकरी में इतनी है और यहां कॉलेज की सीटों में इतनी है। बाकी 77 का तो अभी मैंने आपको हाल ही नहीं बताया क्योंकि वो वहां पे आदेश ज्यादा पहुंच गया है। 45.4 एक जगह और दूसरी जगह 43.4, 2 जातियां ले रही हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि आरक्षण का लाभ कुछ चुनिंदा जातियों तक सिमटता हुआ दिखाई देने लगा? बड़ा प्रश्न है ना ये।
क्या सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ आंकड़ों और कागजों में न्याय है या जमीन पर भी उसका असर दिखना चाहिए? 21वीं सदी का भारत है, जेन जी का भारत है, जेन अल्फा का भारत है, जेन बीटा का भारत है। तो क्या आने वाली पीढ़ियां भी आरक्षण के लाभ के सवाल में इसी तरह उलझी रहेंगी? इसीलिए सवाल उनसे भी पूछे जाते हैं जो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्योंकि अगर हिस्सेदारी की बात हो रही है तो फिर यह भी देखना जरूरी हो जाएगा कि हिस्सेदारी का फायदा आखिर किन लोगों तक कितना पहुंच रहा है। और हम यहां साफ कर देना चाहते हैं, सवाल किसी जाति के खिलाफ नहीं है, सवाल है व्यवस्था के भीतर बराबरी का। सवाल यह है कि अगर एक ही व्यवस्था का फायदा बार बार कुछ हिस्सों तक पहुंच रहा है तो क्या उस व्यवस्था की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से बताइए। सवाल असहज करने वाला हो सकता है लेकिन जरूरी है, और इसीलिए पूछना आज मौजूदा सरकार से भी, जो ये कहती है SC ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट पूछता रह जाता है वर्गीकरण को लेकर। आज जो मौजूदा सरकार है वो भी इससे बचती है, विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियां इस पर बचती है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अब सोशल मीडिया की क्लास है। टेक कंपनियों की भाषा का एक शब्द है स्ट्राइक। क्या है वो शब्द? स्ट्राइक। जब किसी प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का बार बार उल्लंघन किया जाता है तो ये टेक कंपनियां उस यूजर के खिलाफ स्ट्राइक का इस्तेमाल करती हैं। यूट्यूब, एक्स, टिकटॉक, मार्क ज़करबर्ग का मेटा, सब यही स्ट्राइक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये टेक कंपनियां अपने ही बनाए सिस्टम को फॉलो ना करें तो इन पर भी स्ट्राइक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का बराबर उल्लंघन अगर ये लोग करते नजर आए तो इन पर भी स्ट्राइक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नकेल कसकर टाइट इनको भी करना जरूरी है कि नहीं? और पिछले 3 दिनों से यही हो रहा है हुक्म। सरकार की कड़ी चेतावनी के बाद मार्क ज़करबर्ग ने पीएम का वीडियो हटाने वाले मुद्दे पर माफी मांग ली। वेल, गुड इनफ, लेकिन इससे काम हो जाएगा? लगातार 3 दिनों से मेटा के अधिकारी आईटी मंत्रालय के सामने हाजिरी लगा रहे हैं, तो काफी है क्या? मेटा इस बार घिर चुका है। आईटी मिनिस्ट्री ने आईटी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कह दिया है किसी भी गैर कानूनी कंटेंट को 36 घंटे में नहीं बल्कि 3 घंटे के अंदर अंदर कंपनी को हटाना होगा, और एआई से बनाए कंटेंट का लेबल करना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसे नियम तोड़ना माना जाएगा। आज तीसरे दिन भी मेटा और आईटी मंत्रालय की मीटिंग हुई। डिस्कशन में सरकार ने मेटा से उसके कंटेंट मॉडरेशन को लेकर सवाल किए, यानी ये बताने को कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जाने वाली फोटो, वीडियो, टेक्स्ट को सही तरीके से जांचने का की जो व्यवस्था है वो काम कैसे करती है। कैसे करते हो भैया, कैसे बताइए ना। इससे पहले कल हुई मीटिंग में एल्गोरिदम को लेकर सवाल किए थे। भारत के डिजिटल कानून का पालन करने के लिए मेटा के पास अंदरूनी तौर पर क्या व्यवस्था है, पूछा गया। मेटा ने माना था कि उनके प्लेटफॉर्म में बहुत गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि वो डीप फेक, बॉट अकाउंट, बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट यानी CSAM को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। पूरी तरह से उन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी मेटा की पेशियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हुक्म मेटा के हर एक प्लेटफॉर्म को लेकर सवालों का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों तक मेटा की ये पूरी टीम भारत में ही रुकने वाली है और सवालों का जवाब देने वाली है। 3 से 4 बैठकें और होंगी। आने वाली बैठकों में सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दे और सुरक्षा नियमों पर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। अश्विनी वैष्णव बहुत कड़े शब्दों में मेटा से ये कह चुके हैं, मैं आपको कल फोन करूंगा, परसों फोन करूंगा और उसके अगले दिन भी फोन करूंगा। मैं तब तक फोन करता रहूंगा जब तक आप देश के कानून और उसके कामकाज को समझ नहीं लेते। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसीलिए पड़ गई हुक्म क्योंकि मेटा पर हर मोड़ पर, हर कदम पर दुनिया के कई देशों में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगता रहा है। यहां तक कि अपने ही होम कंट्री अमेरिका में
मेटा का स्क्रू टाइट किया जा रहा है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने युवाओं को सोशल मीडिया से हुए कथित नुकसान की भरपाई के लिए मेटा पर, आपको पता है कितना जुर्माना लगाया है? ये सामने 5,000 करोड़ का जुर्माना। इससे पहले भी इसी मामले के लिए मेटा पर 3,560 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। यानी अब मेटा पर लगी टोटल पेनल्टी 7,900 करोड़ रुपए की हो गई है। और यह फैसला बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा से जुड़े मुकदमे में आया है। किसने लगाया ये फाइन? अमेरिका ने। जूरी की जांच में यह सामने आया कि मेटा ने जानबूझकर बच्चों में सोशल मीडिया की लत को बढ़ाया, उनकी मेंटल हेल्थ को दांव पर लगाया। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारियों को छिपाने का काम किया। जज ब्रायन बिचैक, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेटा जैसी गैर जिम्मेदार कंपनी के लिए बच्चों की जान और उनकी दिमागी सेहत से ज्यादा जरूरी सिर्फ अपना मुनाफा कमाना था। जज ने यह तक कह दिया कि मेटा के प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पोल्यूशन यानी प्रदूषण की तरह है। हर दिन करोड़ों करोड़ लोग मेटा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। सिर्फ भारत का डेटा आपको अगर बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। बताऊं? सेंसर टावर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हर दिन सक्रिय यूजर की संख्या, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, लगभग 83 करोड़ व्हाट्सएप यूजर, 50 करोड़ लगभग इंस्टाग्राम यूजर, और फेसबुक देख लीजिए हुक्म, 32 करोड़ लगभग, मतलब 32.6, आप 33 करोड़ मान लीजिए। सरकार के एक्शन से यह भी साफ है कि इस जिम्मेदारी से मेटा किसी भी कीमत पर पल्ला नहीं झाड़ सकता। मशीन या एल्गोरिदम की गलती बताकर वो नहीं बच सकता है। मेटा को जवाब देना होगा कि जब उसी मेटा के एक प्लेटफॉर्म पर पीएम के लिए भद्दी भद्दी गाली गलौज वाले वीडियो धड़ल्ले से पोस्ट हो रहे थे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर पीएम के भारत के लिए एक बेहद जरूरी वीडियो को कैसे ब्लॉक कर दिया गया? और इसका जवाब सिर्फ टेक्निकल ग्लिच तो कतई नहीं हो सकता। कुल मिलाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो देखा गया, क्या पता उसको ही जानबूझकर बेचा गया। यही है मेटा की सिफारिशी एल्गोरिदम यानी रेकमेंडेशन एल्गोरिदम, उसका असली खेल, जिसमें मेटा का सिस्टम यह मान लेता है कि यूजर अगर किसी भड़काऊ या अभद्र पोस्ट पर रुक गया तो उसे यही पसंद है और फिर उसे वैसा ही जहर वो बार बार दिखाएगा। यानी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को का किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक बार आपको बताती हूं। बताऊं? देखिए, इस वक्त आपको कॉकरोच जेन अल्फा पार्टी नाम का ये इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हमने जब ये स्क्रीनशॉट लिया उस वक्त इस अकाउंट के 666 फॉलोअर्स थे। कितने? 666। और ये सिर्फ एक शख्स को फॉलो कर रहा है, अभिजीत तिपके। 30 जुलाई को इस अकाउंट से पहली पोस्ट की जाती है, यानी ये बहुत पुराना अकाउंट तो नहीं है। जुलाई के महीने में ही इस अकाउंट को बनाया गया था। इस अकाउंट पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़े सारे वीडियोस पोस्ट किए गए, जिसमें खास तौर पर एक नैरेटिव दिखाते हुए पुलिस वालों को बच्चों को पीटते हुए दिखाया गया है। वीडियो पोस्ट किए गए हैं वो वाले। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं पीटा गया, ऑफ कोर्स बच्चों को पीटा गया है। इसमें से ही एक वीडियो ये भी है, इसी अकाउंट से पोस्ट किया गया है। जब हमने चेक किया तब तक वीडियो को 5,76,000 बार देखा जा चुका था। अब असलियत देख लीजिए, ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से फेक है। एक फिल्म की शूटिंग का ये वीडियो है, किसी प्रोटेस्ट का नहीं है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने लिखा भी है वीडियो फेक है, फिल्म की शूटिंग का है, लेकिन ये धड़ल्ले से प्रमोट हो रहा है और देखा जा रहा है। कैसे? मेटा के पास इसका कोई जवाब है? क्या जवाब है? रेकमेंडेशन एल्गोरिदम के आगे कम्युनिटी स्टैंडर्ड है कि नहीं है? कोई भी एल्गोरिदम अपने आप ऐसे ही बन जाए, आप मान लेंगे? बनाता तो इंसान ही है ना।
इंसानों की पसंद नापसंद से ही वो सीखते हैं ना, बॉट्स। और वो उसी नियम पर फिर काम करते हैं जो कंपनी तय करती है। फेसबुक या इंस्टाग्राम खुद तय करता है कि कौन सी बात लोगों को ज्यादा दिखाई जाएगी और कौन सी दबाई जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूं, मेटा की ही एक पूर्व एम्प्लॉय कह रही है। स्टोन लेक, मेटा की पूर्व एग्जीक्यूटिव विसल ब्लोअर, ये कहती है मेटा जैसी कंपनियां अक्सर अपनी गलतियों को तकनीकी खराबी का नाम देकर बच निकलती हैं, जबकि ये स्टोन लेक है, जबकि ये उनके अपने फैसलों का नतीजा होता है। अपने फैसलों का नतीजा इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम खुद ब खुद काम नहीं करते, उन्हें इंसान बनाते हैं। मेटा खुद ये तय करता है कि उसकी नीतियां क्या होगी, स्टाफ कैसा होगा, कितना होगा, वो गलती होने की कितनी गुंजाइश छोड़ते हैं। ये सारा फैसला खुद मेटा का होता है। फीड एल्गोरिदम में कोई एक इंसान बैठकर ये तय नहीं करता है कि किस यूजर को क्या दिखाना है और क्या नहीं। इसके बजाय ये लाखों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है। एल्गोरिदम को बस इस तरह बनाया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय ऐप पर बिताए और उससे जुड़े रहें। और इसीलिए इरादा चाहे जो भी हो, कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, और ये पूरी तरह से सही बात है। मेटा हर बार कुछ बड़ा गड़बड़ी होने का दावा करने के बाद या गड़बड़ी करने के बाद अमेरिकी सांसदों से लेकर दुनिया भर की सरकारों के सामने क्या करती है? आई एम सॉरी, वी रिग्रेट इट। फिर कुछ दिनों बाद एल्गोरिदम और टेक्निकल एरर के नाम पर वही खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में मेटा को रिपीट ऑफेंडर क्यों ना कहा जाए? कुछ पुराने वाकये आपको बता देते हैं मेटा के ही बारे में। जून 2020 में अमेरिका ने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान इंस्टाग्राम पर #Black Lives Matter से जुड़े कंटेंट को ऑटो म्यूट और हाइड कर दिया। इंस्टाग्राम ने इस पर सफाई दी कि उनकी एंटी स्पैम सिस्टम में तकनीकी खराबी यानी ग्लिच आ गया। अक्टूबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से जुड़े एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को छापा। फेसबुक ने इस खबर के लिंक को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर होने से रोक दिया और रीच को घटा दिया। बाद में जकरबर्ग ने माना कि एल्गोरिदम में अलर्ट जारी करने के बाद ऐसा किया गया और फिर इसे सिस्टम के ग्लिच की तरह पेश कर दिया गया। अप्रैल 2022 में फिलीपींस की सरकारी और गैर सरकारी वेबसाइटों के लिंक्स के ऑटोमेटेड ब्लॉकिंग को मेटा ने टेक्निकल इरेगुलरिटी बताया। सोचिए, सरकारी वेबसाइट के लिंक को ही आपने ब्लॉक कर दिया। यानी पहले सेंसिटिव या राजनीतिक मुद्दे पर विवाद खड़ा कर दो, फिर हल्ला हो तो टेक्निकल खराबी बता दो। और ये अकेले मामले नहीं है। दिसंबर 2025 में रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में मेटा की कमाई के मॉडल को लेकर बहुत सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगे। रॉयटर्स ने दावा किया कि मेटा के अंदरूनी दस्तावेजों के मुताबिक 2024 में मेटा की कुल कमाई का करीब 10% हिस्सा यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा स्कैम, एड या प्रतिबंधित सामान बेचने वाले विज्ञापनों से आया। यह भी पता चला कि मेटा अपने यूजर्स को रोज 15 अरब बार ऐसे विज्ञापन दिखाता है जो साफ तौर पर फर्जी या खतरनाक होते हैं। इनसे कंपनी हर साल लगभग $7 अरब कमाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेटा को पता था कि उसके प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन चल रहे हैं। मेटा ने स्कैम रोकने वाली अपनी ही टीम पर लिमिट लगा रखी थी कि वो ऐसी कोई सख्त कार्रवाई ना करे जिससे कंपनी को अपनी कुल कमाई के 0.15% से ज्यादा का नुकसान हो। मतलब हद है हुक्म। सब कुछ जानते हुए भी मुनाफे के लिए कुछ भी कर गुजरने का खेल चला। सीधी बात यह है कि मुफ्त की डिजिटल सेवा के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर काम नहीं किया जा सकता। गलती करो, बवाल मचाओ, जब दबाव बने तो उसे टेक्निकल ग्लिच बताकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। वही पैतरा, वही तरीका। पर अब यह नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पोस्ट या वीडियो का नहीं, लगभग 140 करोड़ भारतीयों के डिजिटल अधिकार और देश की अखंडता का है। और इस पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता। हुक्म
अब आगे बढ़ेंगे। बात उस धागे की जिसने भारत की आजादी की नींव रखी थी, और आज वही धागा 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत का ताना बाना बुन रहा है। आज 7 अगस्त है, नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। और इस वक्त जो साड़ी मैंने पहनी है इसे भागलपुरी सिल्क साड़ी कहते हैं। इस पर काम जो है वो कलमकारी का है, ये जो देख रहे हैं आप, और ये हाथों से पेंट की गई है। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और आज खास नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर इस साड़ी को मैंने पहना है। सिल्क सिटी, भागलपुर का खूबसूरत सिल्क और उस पर कलमकारी का काम। 1905 में आज ही के दिन कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का बिगुल बचा था। मकसद था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और स्वदेशी बुनकरों की ताकत बढ़ाना। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक ये सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गया। हथकरघा उद्योग उपेक्षा और बिचौलियों के हवाले छोड़ दिया गया। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित करके स्वदेशी की इस ज्वाला को दोबारा जीवित किया। यानी पिछले 11 वर्षों से हम आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस मौके पर एक वीडियो को मैं आपके साथ साझा करती हूं। उनकी एक खास अपील आई और वो अपील क्या थी मैं आपको एक बार सुना देती हूं। 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। एक खास शब्द पर आपने ध्यान दिया, GRWM यानी गेट रेडी विथ मी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप वो वीडियो शेयर कीजिए और पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखिए। दरअसल GRWM जेन Z के बीच इस्तेमाल होने वाली खास लैंग्वेज, जिसका मतलब मैंने आपको बताया गेट रेडी विद मी। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स धड़ल्ले से इस GRWM को लेकर इस्तेमाल होते हैं। इस फॉर्मेट में किसी खास ड्रेस या मेकअप के साथ आप तैयार होते हैं, उसके बारे में बताते हैं और बड़ा क्विकली बताते हैं। एक वीडियो तैयार होता है तो प्रधानमंत्री जब यूथ को या देश के नागरिकों को गेट रेडी विद मी के जरिए हैंडलूम पर वीडियो को बनाने के लिए कह रहे हैं तो हर देशवासी एक्साइटेड था। दुनिया के मंच पर स्वदेशी के दूत के रूप में वो पेश करना चाह रहे थे पीएम। जब जेन Z से बेहतर बताइए ये कौन कर सकता था, और किया भी। तो पीएम मोदी कभी अपनी बातों से तो कभी अपने अंदाज से लोगों को सरप्राइज करते रहते हैं। आपको याद होगा 2023 के बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी संसद में एक नीली जैकेट पहनकर पहुंचे थे। दिखने में ये जैकेट बिल्कुल सामान्य से लग रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि ये जैकेट जिस मटेरियल से बनी है तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई। लोगों ने पीएम मोदी के जैकेट को जूम कर करके देखा, क्योंकि ये कोई सामान्य जैकेट नहीं थी। इसे रिसाइकल किए गए प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया था। जिन पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को हम इस्तेमाल करने के बाद बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उन्हीं बोतलों को रिसाइकल करके उनसे प्लास्टिक के फाइबर और धागे तैयार किए गए और उन्हीं धागों से तैयार हुआ था पीएम मोदी का ये ब्लू जैकेट। पीएम मोदी ने संसद में इस जैकेट को पहनकर सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं दिया था, बल्कि इसके साथ एक और स्टेटमेंट और बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, खादी की बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। जिस खादी को कभी सिर्फ परंपरा और सादगी का प्रतीक माना जाता था, वो अब फैशन इंडस्ट्री का टॉप ब्रांड बन गई।
पीएम मोदी ने पिछले 11 सालों के दौरान किस तरह खादी और ग्रामोद्योग के बाजार को आसमान पर पहुंचा दिया है, उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं। 2013-14 में खादी कपड़ों की बिक्री कितनी थी आप जानते हैं? महज 1081 करोड़ रुपए। 2024-25 में बढ़कर जानते हैं कितनी होगी? 7145 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा। यानी पिछले 11 साल में खादी कपड़ों की बिक्री में 561% का उछाल आया, 500% मोर। अगर खादी के साथ ग्रामोद्योग के पूरे बाजार को जोड़ लिया जाए तो 2013-14 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 31,000 करोड़ रुपए थी, जो 24-25 में बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी करीब 11 साल में खादी और ग्रामोद्योग के बाजार में 448% की बढ़ोतरी। और ये आंकड़े बताते हैं कि कभी आजादी की लड़ाई का प्रतीक रही खादी आज आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक ताकत बन गई है। 7 अगस्त 1905 देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जब हुआ था, उस दौर का स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आर्थिक रणनीति था। आज का स्वदेशी 2.0 भारत की आर्थिक संप्रभुता की लड़ाई है, ताकि आयात पर भारत की निर्भरता कम हो सके। और सरकार ने 2 लेवल पर काम किया है। एक तो बिचौलियों का सफाया करके बुनकरों को सीधे सरकारी और वैश्विक खरीदारों से जोड़ दिया है। दूसरा, स्वदेशी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा बना दिया है। आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते कि खादी और हैंडलूम केवल नेताओं का पहनावा है। इसे युवाओं के बीच फैशन स्टेटमेंट और प्राइड के रूप में रीब्रांड किया गया है। जब वैश्विक मंचों पर विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा के प्रोडक्ट उपहार में भेंट किए जाते हैं, तब वो भारत की सॉफ्ट पावर का ही प्रतीक होता है। तो स्वदेशी सिर्फ एक कपड़ा या वस्तु खरीदना नहीं है, ये देश के आखिरी पायदान पर खड़े बुनकर और कारीगर के घर में चूल्हा जलाने का संकल्प भी है। जब हम मेक इन इंडिया और हैंडलूम को चुनते हैं तो हम भारत के स्वाभिमान को चुनते हैं, और जब हम वोकल फॉर लोकल होते हैं तो हम अपने ही भारत को बुलंद कर रहे होते हैं। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जो हर 12 साल पर आने वाली आपदा से आसपास के लोगों की रक्षा करता है। सोचा है कभी? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे है बिजली महादेव मंदिर। इस मंदिर पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। मान्यता है कि ऐसा करके भगवान शिव बिजली के प्रकोप को अपने ऊपर झेल लेते हैं और स्थानीय निवासियों की रक्षा करते हैं। और विज्ञान के नजरिए से इसे कंडक्टिव मेटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का कुदरती उदाहरण माना जाता है। दरअसल बिजली महादेव मंदिर 7,874 फीट की ऊंचाई पर है, एक पहाड़ी की चोटी पर। आसपास कोई दूसरी ऊंची इमारत या बनावट नहीं है। ऐसे में आकाशीय बिजली को मंदिर के शीर्ष पर लगा त्रिशूल अपनी ओर खींचता है। यानी जब बादलों में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज या बिजली का बहाव बनता है तो ये त्रिशूल के जरिए नीचे धरती में समा जाता है। लाखों वोल्ट के इस थर्मल शॉक से शिवलिंग खंडित जरूर हो जाता है, लेकिन मंदिर के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन और आटे के लेप से दोबारा जोड़ देते हैं, जो कि ठंडे प्रदेश में सॉलिड गोंद का काम करता है। एक सवाल और, क्या यह घटना वाकई हर 12 साल में होती है? जवाब मिला जुला है। कहा जाता है कि चक्र प्रकृति और मौसमी बदलाव के कारण करीब करीब इतने वक्त में ही लौटकर आता है। घंटी बज गई है, अब मुझे जाना है, इजाजत दीजिए। लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में।